हमने क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए देख लिया था कैसे इंडिया में जब जलियांवाला बाग हो गया और आगे और भी कई चीजें होने के बाद फिर इंडिया को लगा कि अब हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमें पूर्ण स्वराजी, उन्होंने अंग्रेजों को बोला क्विट इंडिया। और उसी बीच में एक गरम दल वालों ने सोचा कि हम ये इस तरह से शांति से अंग्रेज हमें शांति देंगे नहीं, तो उन्होंने एक फौज तैयार करी और उसका नाम था आजाद हिंद फौज। ये पिछली बार हमने देख लिया था। इसको बनाने वाले कैप्टन जनरल मोहन थे। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज बनाई, नहीं, शुरुआत जो सबसे पहले करी वो कैप्टन जनरल मोहन ने करी सिंगापुर में, ठीक है। उसके बाद वो टूट गई थी, खत्म हो गई। फिर इसके बाद एक व्यक्ति और आए जिसका नाम था रास बिहारी बोस। ये मैंने आपको पिछली बार बताया था। ये एक कॉन्स्पिरेसी में, जिसमें हार्डिंग जब दिल्ली में कैपिटल ट्रांसफर हो रही थी कलकत्ता से, ये देखिए, ये दिल्ली में कैपिटल ट्रांसफर हो रहा था कलकत्ता से 1912 में। तो इससे पहले भारत की राजधानी अंग्रेजों के टाइम में कलकत्ता थी, है ना। तो ये भी एक आपके लिए जानकारी है। उससे पहले कि इंडिया दिल्ली कैपिटल बनता इंडिया का, तो हार्डिंग अपनी वाइफ के साथ, उसके साथ हाथी पे बैठ के जब चांदनी चौक से आ रहे थे, एक जुलूस चल रहा था, तो इसका विरोध करने के लिए एक छोटा लड़का था, 20 साल का सिर्फ। आप देख लीजिए, क्योंकि हम लोग अपने पुराने लोगों को भूल जाते हैं, है ना, जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हम भूल जाते हैं। सेक्रीफाइस इस लड़के का हमें याद भी नहीं, शक्ल लड़का कौन था, पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस लड़के को। ये है बसंत कुमार बिस्वास, ये बंगाल का रहने वाला था। इसने बम फेंक दिया हार्डिंग के इस हाथी के ऊपर जहां हार्डिंग बैठा था। अब हार्डिंग की किस्मत मानिए, बसंत कुमार की बदकिस्मती मानिए, या जो भी मानिए, ये बम जो था, हार्डिंग को सिर्फ चोट लगी, पर जो उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी था वो मर गया। और ये लड़की के एक साड़ी वाड़ी पहन के वहां भीड़ में घुस गया था, है ना, क्योंकि वहां ऐसे जाता तो लोग पहचान लेते या कुछ होता। तो ये लड़की के वेश में गया था और इसने बम फेंका। तो हार्डिंग, तो ये जो था, इस कॉन्स्पिरेसी में हमारे रास बिहारी बोस भी उसमें इन्वॉल्व थे। और ये यहाँ से जब इनके पीछे पुलिस लगी, तो ये अंग्रेजों से बचते हुए यहाँ से तो जापान टोक्यो भाग गए। वहां पे इन्होंने वहीं की एक लड़की से शादी करी, और वहीं पे रहते रहते इन्होंने एक डिसाइड किया कि हम एक इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बनाएंगे, है, एक इंडिपेंडेंस लीग बनाएंगे, जिसमें कि हम एक आर्मी तैयार करेंगे उसमें। तो वही फौज जो आजाद हिंद फौज थी, उसको रीस्ट्रक्चर्ड करा गया और उसको दोबारा से बनाया गया। और उसमें ये सोचा गया, 1942 में इसका ऑफिस, एक मीटिंग हुई बैंकॉक में, और वहां पे इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम सुभाष चंद्र बोस को, जिसको हम आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं कि भैया वो हीरो थे, उनको बुलाया गया और इसकी कमांड उनके हाथ में सौंप दी गई, ठीक है। और ये रास बिहारी बोस के लिए जो जब ये इनको फांसी पे लटका दिया गया था 1915 में, देखिए 1912 में इसने ये बम फेंका था, 3 साल केस चला। 1915 में इसको अंबाला में, जो पंजाब में, वहां पे इसको फांसी दे दी गई थी। और इसकी मेमोरी में आप ये एक वो देख रहे हैं, मॉन्यूमेंट बनाया गया था। ये अभी अगर आप कभी जाएं नादिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में, तो आप ये हमारे इस शहीद लड़के की, 20 साल का था कुल, है ना, सबसे यंगेस्ट, वन ऑफ द यंगेस्ट शहीद माना गया है इसको। मतलब बहुत छोटे छोटे जवानों ने जिन्होंने अपनी बलिदान दिया, उसमें से एक नाम बसंत कुमार बिस्वास का भी है, तो आप इसको याद कर सकते हैं। फिर ये आजाद हिंद फौज, जो हम झंडे के ऊपर बात करते हैं, तो आजाद हिंद फौज का झंडा ये था जिसपे आजाद हिंद लिखा हुआ था। अब आप इसमें से आप देख रहे हैं वंदे मातरम हट गया है, आजाद हिंद आ गया है, और इसमें एक कूदता हुआ टाइगर आ गया। और ये झंडा सबसे पहले फहराया गया 14 अप्रैल 1944 में मणिपुर में। अब आप कहेंगे मणिपुर में जाके क्यों किया? क्योंकि ये जापानियों के साथ मिल चुके थे। आजाद हिंद फौज और जापानी मिलकर अंग्रेजों से लड़ रहे थे, और जापान जो था वो ईस्टर्न साइड से, यानी भारत के पूर्वी साइड से आक्रमण करता हुआ बर्मा की तरफ से, बर्मा में, और बिल्कुल मणिपुर के के किनारे तक पहुंच गए। तो वहां पे इन्होंने ये झंडा फहराया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वो जो गांधी जी का चरखा था वो हटा दिया गया, और यहाँ पे जय हिंद भी हटा दिया गया, और यहाँ पे आजाद हिंद लिख दिया गया। और इनके तीन मैंने आपको बताए थे, इन्होंने अपने बताए थे शब्द। इसमें जय हिंद एक है जो आज तक हमारी फौजों में यूज होता है
है ना, पुलिस वाले भी जय हिंद बोलते हैं, आर्मी वाले भी जय हिंद बोलते हैं, पैरामिलिट्री वाले भी जय हिंद बोलते हैं। फिर उन्होंने बोला था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दूसरा डायलॉग। और तीसरा डायलॉग एक और था, चलो दिल्ली, है दिल्ली चलो। वो एक 3 डायलॉग इनके बड़े फेमस हैं, ये हमको याद रखना चाहिए। तो इसी बीच में समझौता के लिए बहुत प्रयास किया गया कि भाई हिंदुओं को, मुसलमानों को, दोनों को एक साथ मिला के अंग्रेज आजादी देना चाह रहे हैं कि भैया किसी तरीके से, अभी जो हमारा तो रहना मुश्किल है, पर हम जो पीछे देश छोड़ के जाएं वो ऐसा हो कि भैया आपस में शांति से रह लें। तो 1945 में इन्होंने 3 शिमला कॉन्फ्रेंस कहीं चली, उसमें से 1945 वाला जो था वो मीटिंग जो हुई उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ना वो कभी मुसलमान राजी होते थे तो कभी ये राजी नहीं होते थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जो पॉलिसी बनाई वो थी ऐसी कि ना तो उनको एक्सेप्टेबल थी, अगर उनको एक्सेप्टेबल होती तो इनको एक्सेप्टेबल नहीं होती थी। तो इस वजह से दोनों में द्वेष बना रहा। और ये 1946 में फिर उन्होंने एक कैबिनेट मिशन करके लाया गया। कैबिनेट मिशन में ये डिसाइड किया गया कि हम पूरे भारत को 3 मेजर हिस्सों में बांट देंगे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस यानी पाकिस्तान का जो आज का पाकिस्तान है और उसके ऊपर का बलूचिस्तान और उधर के जो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट प्रोविंसेस हैं उनको हम बलूचिस्तान, पंजाब, इसको एक हिस्सा कर देंगे, बंगाल, असम को एक हिस्सा कर देंगे और बाकी जो हिस्सा बचा उसको अदर स्टेट्स करके कर देंगे। और इसमें और भी कई बातें गई, पर यह चीज भी समझौते में किसी को नागवार गुजरी। और मुसलमानों की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि 25% थे टोटल पॉपुलेशन के, है ना। और इनको ये डर था कि अब जब अंग्रेज छोड़ के चले जाएंगे तो ये हम तो माइनॉरिटी में जाएंगे, हमको तो यहाँ पे कोई हमारी परवाह नहीं करेगा, सारी सरकार इनके हाथ में रहेगी। और ये मतलब बेमतलब का एक कीड़ा दिमाग में अंग्रेजों ने डाल दिया और इनके डर बैठ गया कि हमें अब कुछ नहीं भैया, हम तुम्हारे साथ रह नहीं सकते, हमें तो अलग देश दे दो, हम तो अलग रहेंगे। और ये तीनों समझौतों में इसी बात पे अड़े रहे। तीनों समझौते जो शिमला एग्रीमेंट होते रहे, नई बात बनी। फिर ये जो कैबिनेट मिशन आया इसमें भी बात नहीं बनी। तो जिन्ना ने क्या कहा, अब बोला डायरेक्ट एक्शन का टाइम आ गया है 1946 में, ठीक है। देखिए देश की आजादी से लगभग 1 साल पहले की घटना है। उन्होंने बोला डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन मतलब अब हमें खुद ही करना पड़ेगा, हमें तो अपना देश चाहिए अलग से। अगर तुम आराम से नहीं दोगे तो हम मार काट करके लड़ के लेंगे। और अंग्रेजों पे दबाव डालने के लिए उन्होंने जो आज का बांग्लादेश है, उस टाइम जो ईस्ट जो बंगाल था उसमें लोगों को भड़काया, लोगों को बोला है, उन्होंने डायलॉग था उनका, लेके रहेंगे पाकिस्तान। उस टाइम ये वहां पे डायलॉग बड़ा चल गया। और सिविल वॉर, या मतलब सिविल वॉर क्या होता है, जो देश अंदर ही आपस में ही झगड़ा हो जाए लोगों के अंदर, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। और ये बड़ा ही खतरनाक एक वायलेंस का हुआ। इसमें आप देख रहे हैं क्या हालत हुई थी उस टाइम बंगाल की। और इसको शांत करने के लिए 5 बटालियन लगी फौज की, और उन्हें कई दिन लगे, इसको कई हफ्तों में जाके ये ठंडा हुआ मामला। पर जब तक ये ठंडा हुआ उस समय तक जो चिंगारी थी ना ये हिंदू मुस्लिमों के बीच की, ये बॉम्बे में, दिल्ली में, पंजाब में और भारत के और दूसरे हिस्सों में भी फैल गई। और खासकर बंगाल में बहुत ही बुरा हुआ है। आपको अगर आप देखें तो उसके ये 2 मेन बंदे थे, ये ख्वाजा नजीमुद्दीन और ये सहरावर्दी, ये 2 बंदे थे। इनको वहां बांग्लादेश में आज इनको हीरो मानते हैं। खैर जो नजीमुद्दीन थे ये तो पाकिस्तान चले गए थे। और ये इनको, इस आदमी को खासकर माना जाता है कि ये इसको कैलकाटा किलिंग से नाम से बड़ा फेमस है। ये कांड जो है डायरेक्ट एक्शन जो है 1940 का, इसको कैलकाटा किलिंग यानी कैलकाटा की मारकाट से इसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इस कांड का नाम है कैलकाटा किलिंग। इसने क्या किया था, उस समय पुलिस को छुट्टी में भेज दिया था। इनकी पूरी तैयारी थी। इन्होंने कैलकाटा की पूरे बंगाल की पुलिस को बोला तुम छुट्टी जाओ, आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ईद का टाइम था, कुछ ऐसा रमजान का टाइम था, उसमें वो चले गए और उन्होंने पीछे से ये काम किया, है ना। लोगों को पूरी आजादी मिल गई। और ये जो आप सीन देख रहे हैं ये हर जगह का सीन था उस टाइम कैलकाटा का। आप देख सकते हैं कितनी बुरी हालत है ना। और ये 1946 में कैलकाटा के अंदर इतना बुरा हाल हुआ। इसको एक नाम और भी जाना जाता है इस कांड को, इसको बोला जाता है वीक ऑफ द लॉन्ग नाइफ्स, यानी बड़ी नंगी तलवारों का हफ्ता। इसमें लोगों ने बिना दया के औरतों, बच्चों, आदमियों को मारा। मैं इसमें बहुत सारी और फोटो थी, मैं लगा नहीं सका।
क्योंकि मेरे को खुद देखने में बुरा लग रहा था। पर आप देखना चाहते हैं तो आप कैलकाटा किलिंग या डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में आप नेट पे ढूंढेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। जिन्होंने बोला या तो हमें अलग देश चाहिए अपना, नहीं तो हम देश को बर्बाद कर देंगे, हम बर्बाद इंडिया चाहिए, या डिस्ट्रॉयड इंडिया चाहिए, या डिवाइडेड इंडिया चाहिए। दो चीज होनी चाहिए, या तो इंडिया को डिवाइड कर दो या इंडिया को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, हमें तो अलग दे दो। ये डायरेक्ट एक्शन उन्होंने ये कर दिया 1946 में। और ये नोआखाली एक डिस्ट्रिक्ट है, देखिए ये आज का बांग्लादेश है ना, उस टाइम ये पूरा इंडिया में ही था। और ये है नोआखाली डिस्ट्रिक्ट, इसको भी आप बड़ा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये एकदम रिमोट एरिया है सदर्न बांग्लादेश में। और यहाँ नोआखाली डिस्ट्रिक्ट का मैसाकेर यानी यहाँ का जो कत्लेआम है ये बहुत ही भयानक था, बहुत ही भयानक था। यहाँ पे कोई बचाने नहीं आया किसी को, और जितने भी माइनॉरिटीज थे यहाँ पे, अब जो हिंदू लोग थे वो यहाँ पे बड़े जमींदार लोग थे, पैसे वाले लोग थे, और ये लोग थे, और ये इनके अंदर जहर भरा गया लोगों के अंदर कि तुम ये है वो है। अभी आप कल्पना कर सकते हैं किस तरह से क्या लोगों के अंदर जहर भर दिया गया कि वो उसने अपने इतने सालों के साथ जो रहे हुए लोगों को तो काटना शुरू कर दिया। तो नोआखाली डिस्ट्रिक्ट ये है, और यहाँ पे बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था। यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा हुआ था, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना अति हो गई थी। और यहाँ से लोग फिर भाग भाग के बांग्लादेश से इंडिया की तरफ भागने लगे। ये नोआखाली जेनोसाइड के नाम से बड़ा फेमस है। खैर, जब ये चीज होने लगी तो अब जो अंग्रेज मुसलमान लोग जिन्ना जो चाहता था, जो मुस्लिम लीग चाहती थी, मैं मुसलमान नहीं बोलूंगा, मुस्लिम लीग जो चाहती थी वो ही हो गया। वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों पे दबाव डालें और देश का हमें अलग देश मिले, और वो दबाव डालने में कामयाब हो गए। कामयाब होने की वजह से क्या हुआ, अब जो माउंटबेटन जो लास्ट वो था वायसराय इंडिया का, उसने कहा भैया ठीक है, 2 जून को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम इंडिया और पाकिस्तान को 2 अलग देश में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और कोई इसका कोई सोल्यूशन दिख नहीं रहा था, तो सबने कहा ठीक है भैया अब कोई चारा नहीं है। तो 3 जून को 3rd जून प्लान के नाम से ये जाना जाता है, जिसमें कि इंडिया को बोला कि हम अलग अलग देश बना देंगे, पाकिस्तान को अलग बना देंगे और इंडिया को अलग देश, अलग अलग इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बना देंगे, ठीक है। और माउंटबेटन ने, हम झंडे की जहां तक बात करें तो इंडिया के लिए ये झंडा प्रपोज किया, है ना। हमने देखा था कि ये झंडा जो बनाया गया था कैसे, उसमें हमने चरखा लगा दिया था। पर जब माउंटबेटन से बोला गया कि भी देश आजाद करने की बात आई, तो उन्होंने अपना यूनियन जैक जरूर घुसेड़ दिया बीच में, यहाँ पे बीच में डाल दिया कि हमें ये भी रखना है ना। पर नेहरू जी ने इस चीज को उस टाइम बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, बोला नहीं, इससे पता चलता है कि हम अभी भी जो है अंग्रेजों की अधीन है, या उनकी चमचागिरी कर रहे हैं, या उनके प्रभुत्व में है, हमें ये चीज नहीं गवा रही है। तो उन्होंने इस झंडे को एक्सेप्ट नहीं किया। और इसी तरह से पाकिस्तान के लिए भी ये झंडा प्रपोज किया गया था माउंटबेटन की तरफ से कि ये पाकिस्तान का झंडा ऐसा होगा, उसमें भी यूनियन जैक होगा, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं किया गया। तो ये दोनों झंडे उनके हमारे साथ। और उसके बाद एक देश 1947 को 15 अगस्त को आजाद हो गया, ठीक है। आजादी का ये आप एक संदेश है जिसको बड़ा फेमस है, ये संदेश है ना। मैं इसमें से छोटा सा आपको, जिसमें गांधी जी ने इस संदेश मैसेज को देश के नाम, जब रात को 12 बजे, जब देश सही 12 बजे से 1 बजे, जैसे ही 14 अगस्त 1947 की 12 बजे की रात से जैसे ही 1 बजने 1 मिनट ऊपर हुआ, हमारा देश आजाद हो गया। और उन्होंने तब रात में ये भाषण दिया पार्लियामेंट के अंदर, जिसको बोला जाता है कि हमने जो अपना वायदा किया था अपनी आजादी के लिए, अपने भविष्य को लेके, वो हमने पूरा किया। तो इसका थोड़ा सा हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं, फिर हम आगे चलेंगे। Long years ago, we made a tryst with destiny. Tryst with destiny मतलब, tryst मतलब हमने एक कसम खाई थी, है ना। हमने कसम खाई थी अपने भविष्य को लेके। अब वो टाइम आ गया कि हम उस कसम को पूरा करें। वो पूरा करने का टाइम हो गया, थोड़े हिस्सों में नहीं, पूरे से नहीं, पूरे मतलब के साथ उसको हमने आज पूरा किया। जब आज के दिन जब सारी दुनिया सो रही है, हम इंडिया एक नए देश में, नई आजादी के अंदर प्रवेश कर रहा है, ये उन्होंने मैसेज दिया। And now the time comes when we shall redeem our pledge.
not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. तो हम पूरा मैसेज तो नहीं सुन सकते, पर आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारे देश की आज़ादी जब हुई थी तो नेहरू जी ने कैसा कितना इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। और उन्होंने बोला कि हमारी आज़ादी जो है सिर्फ ये आज़ादी नहीं, जब तक हम गरीबी से, भूखमरी से, बेरोजगारी से आज़ादी नहीं पाएंगे, उस आज़ादी को हम आज़ादी नहीं कहेंगे। तो वो लंबा मैसेज है, खैर इसको हम पूरा नहीं देखेंगे। तो उसके बाद जैसे ही आज़ादी का बात हुई, 15 अगस्त 1947 को जैसे ही इंडिपेंडेंस डे उनको आजादी दी गई, अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी पूरी फौज को इंडियन आर्मी के हाथ सुपुर्द कर दिया और अपनी फौज को पूरे को हटा लिया। अंग्रेज पूरे अपने 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 बैरकों में वापस चले गए, इंडियन आर्मी को हैंडओवर कर दिया गया। और ये एकदम से जो हैंडओवर करना था ये अच्छा नहीं था। क्यों नहीं था, इसको हम आगे अभी समझेंगे। तो ये इन्होंने एकदम से जैसे ही देश आजाद हुआ बोला, भैया हमारा काम खत्म, अब तुम आजाद हो गए, अपना संभालो, तुम करो कैसे करना है, ये तुम्हारी आर्मी है, ये तुम्हारा पुलिस है, अब तुम अपना रक्षा खुद करो। और ये जो हुआ, खैर जब देश आजाद हो गया तो नेहरू जी ने भाषण दिया, देश बड़ा खुश था, बड़ी खुशियां बट रही थी, मिठाइयां बट रही थी, बड़ी खुशी का बात था। पर ऐसे खुशी के मौसम में एक बड़ी बुरी घटना भी साथ में हो गई। वो क्या हो गई कि पूरा देश, हिंदू और मुसलमान, आपस में लड़ मर के मरने लगे, क्योंकि दो देश बन गए थे। इन्हें बोल रहे थे भैया सारे उधर जाओ, उधर वाले बोल रहे थे तुम सारे इधर जाओ, यहाँ कोई नहीं रहेगा, और यहाँ वाले बोल रहे थे सारे उधर जाओ, यहाँ कोई नहीं रहेगा। और पागलों की तरह एक दूसरे को काट रहे थे। मैं जो पागल शब्द बोल रहा हूँ वो वास्तविकता में पागल ही था, क्योंकि जो लोग उस समय के बचे हुए हैं वो खुद ही कहते हैं कि लोगों में पागलपन सवार हो गया था, जानवर बन गए थे, समझ नहीं आ रहा था कर क्या रहे हैं। वो अभी वो रिकलेक्ट करते हैं, जब रियलाइज करते हैं तो कहते हैं हमें समझ नहीं आया हमने ऐसा क्यों किया, हमारे उस समय क्या जुनून चढ़ गया दिमाग में। तो ये एक इसलिए हरदम बोला जाता है लोगों के अंदर जो जहर है ना, धीरे 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 वो भरना बहुत खतरनाक होता है। अब मैं आज के समय में भी आप इसको देख सकते हैं, हमें इस चीज को समझना चाहिए कि हमें ऐसी चीजों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जहर आगे चल के बहुत बुरा रिजल्ट निकलता है उसको। ठीक है, खैर उसको छोड़ देंगे हम। तो ये इस समय एक बड़ा बुरा कांड हो गया, देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया। ये जो हरा वाला हिस्सा है इधर, और ये बांग्लादेश, ये दोनों पाकिस्तान था। ये ईस्ट पाकिस्तान था, ये वेस्ट पाकिस्तान था। और इसके साथ साथ इसमें क्या हुआ, जो आपको ये ब्राउन वाला हिस्सा दिख रहा है ये पंजाब है। ठीक है, इसको मैं अलग से भी दिखाऊंगा। ये पंजाब था, इतना बड़ा पूरा ये पंजाब था। ठीक है, ये वेस्ट पंजाब में बांट दिया गया, ये ईस्ट पंजाब में बांट दिया गया। और बंगाल को भी दो हिस्सों में बांट दिया गया, ये ईस्ट बंगाल हो गया, और ये इधर वाला बंगाल, वेस्ट, ये ईस्ट बंगाल, और ये हमारा जो अपना आजाद बंगाल था। और कुछ स्टेट्स ऐसे थे, जैसे कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जहां पे अपना राज्यों का अपना था, जैसे नवाब ऑफ हैदराबाद था, जूनागढ़ का राजा था, नवाब था। ये लोगों ने कहा भैया हम तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं या हम पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं। तो भैया उस टाइम हमारे होम मिनिस्टर जो थे सरदार पटेल थे, उन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है कि देश के बीच में, इधर बीच में भी पाकिस्तान, इधर भी पाकिस्तान, इधर भी पाकिस्तान, आगे चल के तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो उन्होंने रातों रात आर्मी भेज के इसको कब्जा करवाया, जूनागढ़ को कब्जा करवाया है, और गोवा से भी पोर्चुगीज थे उनको भी हटाया, और लगभग पूरे देश को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, अब क्योंकि अंग्रेजों ने आजादी दे दी थी, तो भैया जिसकी जहां मर्जी, जो आजाद जो नवाब लोग हैं, जो राजा लोग हैं, जो रजवाड़े हैं, उनकी मर्जी है, वो इधर जाना चाहते हैं या उधर जाना चाहते हैं, उनकी मर्जी है। तो ये एक बड़ा गलत काम अंग्रेजों ने यहाँ पे छोड़ के चला गया, जिसका हम भुगत रहे हैं आज तक, जो कश्मीर का इशू है। क्योंकि उन्होंने उसको छोड़ दिया कि भाई तुम्हारी मर्जी, इधर जाना चाहते हो उधर जाओ, उधर जाना चाहते हो। अब वो कहता है ये हमारा है, ये कहते हैं हमारा है। वो अपना क्यों कहते हैं, कहते भाई जहाँ पे मुसलमान ज्यादा थे वो तो हमारा होना चाहिए था। हिंदुस्तान कहता भाई हमारा क्यों, क्यों हमने तो एक्सीड, वहां के राजा ने हमारे को बोला है कि हम तुम्हारे देश में मिलना चाहते हैं। तो मतलब ये एक लंबी कहानी है, और ये इस तरह से देश के दो हिस्से हो गए। अब पंजाब को देख रहे हैं आप, ये पार्टीशन ऑफ पंजाब बहुत ही खतरनाक काम हो गया ये 1947 में। ये पूरा पंजाब था। देखिए आज का पाकिस्तान भी अगर देखें तो इस पंजाब के बिना कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ इसी के अंदर है, सब कुछ पंजाब पाकिस्तान का।
इसके नीचे सिंध है और उसके नीचे कराची है और इधर बलूचिस्तान है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस जो थे वो ये थे, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा था। और ये इस तरह से देश को पूरे 2 हिस्सों में बांट दिया गया और एक बड़ा जबरदस्त मार काट मच गई दोनों साइड में। और यहां तक कि 55,000 पंजाब बाउंड्री फोर्स लगाई गई ताकि लोगों के अंदर पंजाब बाउंड्री फोर्स, बॉर्डर फोर्स नहीं, बाउंड्री फोर्स लगाई गई ताकि लोगों को रोका जाए आपस में मारकाट करने से, पर वो किसी फायदे की नहीं रही। और बहुत कहते हैं, देखिए ऑफिशियल फिगर हरदम छोटा ही होता है पर रियलिटी कुछ और होती है। ऑफिशियल फिगर भी बोलता है कि 2 लाख से ज्यादा लोग तो पंजाब में मार दिए गए, है ना। तो 2 लाख लोग बहुत होते हैं। और आपने ये भी ट्रेनों की भी सुना होगा, ब्लडी ट्रेन के नाम से, यानी खून वाली ट्रेन माना जाता है। एक अंग्रेज के बारे में पढ़ रहा था जो इस ट्रेन को खाली करने गया, तो वो कहता है एक ही डब्बे में करीब 2,500 लोगों के शव ठूसे पड़े थे, दरवाजा बंद था, नीचे से खून बह के आ रहा था। और जब हम खाली करने गए और हमने जब उसको खाली किया तो 2,500 शव और पता नहीं और कितने बॉडियों के पार्ट्स, हाथ कटे हुए, गर्दन कटी हुई, पैर कटा हुआ, ठूस रखे थे। और ये बताया जाता है कि टोटल इस पार्टीशन में जो ईस्ट पाकिस्तान की वजह से और वेस्ट पाकिस्तान दोनों वजह से जहां पे मारकाट हुई हिंदू मुसलमानों में, उसमें करीब 20 लाख लोगों की जान गई, है ना। और उसके अलावा और बहुत बहुत एक दूसरे पे बुराइयां लोगों ने करी जिसकी वर्णन से बाहर है। पूरे गांव खत्म कर दिए गए पूरा। तो ये एक बहुत बुरा एक घटना हमारे देश में हुई। हम ये जानते हैं किस तरह से इधर से लोग उधर और उधर से लोग उधर और पाकिस्तान से लोग इंडिया की तरफ अपनी जान बचा के भाग रहे थे। जो हाथ में लगा, कुछ भी लगा, कपड़े नंगे जैसे भी भागे चले आए यहाँ पे, है ना। तो ये एक पार्टीशन ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा घटना है। अब इसके कारण क्या थे कि भैया ये इतना बड़ा जो स्लॉटर हुआ देश की आजादी के टाइम पे, ये इसके कारण भी तो हुए होंगे भाई, क्या गड़बड़ हुई जिसकी वजह से ऐसा हो गया। तो इसके कुछ कारण है जो मैं आपको बताता हूँ। कुछ कारण है, ज्यादा तो और भी हो सकते हैं, पर मैं आपको जो बता रहा हूँ मेन आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात ये थी कि जुलाई 15, 1947 जुलाई में, है ना, इसमें जो डिसीजन लिया गया कि भैया असली में पहले ये जो सोचा गया था 1948 में, हमारी 47 में आजादी हुई, पर ये माना गया था उस टाइम, ये प्लान था कि 1948 में 1 साल बाद, क्योंकि तब तक सारा सिस्टम सेट कर लेंगे और देश को आराम से एक दूसरे को 2 हिस्सों में बांट देंगे। पर इन्होंने इतनी जल्दी में एकदम से 3 जून को ये डिसाइड किया 1947 को। मैंने आपको दिखाया था माउंटबेटन, नेहरू और जिन्ना बैठे, उन्होंने डिसाइड किया 3 जून को कि हम 14 अगस्त को पाकिस्तान की आजादी, 15 अगस्त 1947 को इंडिया की आजादी हम दे देंगे। और वो जो एकदम से हुआ, 1 महीने का टाइम जो जून में हुआ, जून, जुलाई और अगस्त, है ना, तो बीच में मतलब मुश्किल से 1-1.5 महीने का टाइम मिला और इतनी जल्दी में उन्होंने देश को आजादी दे दी कि लोगों को समझने का टाइम ही नहीं मिला, संभलने का, सिस्टम को सेट होने का, पुलिस को, आर्मी को अपनी अपनी जगह संभालने का, पूरा इंतजाम करने का टाइम नहीं मिला। दूसरा क्या हुआ, पाकिस्तान और ये पंजाब को जो बनाया गया, 2 हिस्सों में बांटा गया, जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये जो 2 हिस्सों में बांटा गया पंजाब को, ये बहुत ही गलत हुआ। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो गई। इसको बांटने का कारण क्या था, इसको एक लॉयर था। अब देखिए देश को बांटने का काम, अगर किसी को बाउंड्री बनाई जाए, भाई भैया ये तुम किसको दोगे, तो बड़ा सोचना पड़ेगा कि इधर कौन से लोग ज्यादा हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि भैया आधा परिवार उधर रह जाए, आधा परिवार यहाँ रह जाए, तो सोच समझ के बाउंड्री बनानी पड़ती है कि बॉर्डर को। पर एक ब्रिटिश लॉयर था, उसको बुलाया गया, उसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। इसको बुलाया गया, याद कर लीजिए कि पंजाब को बांटने का जो आर्किटेक्ट था जिसने इस बॉर्डर को बनाया, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सर सिरिल रेडक्लिफ। उसने पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री बनाई और उसको सिर्फ 5 हफ्ते का टाइम दिया गया। भैया जल्दी से बना, उसको टाइम ही नहीं दिया गया कि वो सोच समझे, कुछ समझे, स्टडी करे, है ना। पहली बात तो एक लॉयर को कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए, उसको इंग्लैंड से उठा के ले आए और बोला भाई बॉर्डर बना दे। तो उसने ये उल्टा सीधा जो भी किया, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। तीसरा जो बहुत बड़ा एक कारण था, लोगों ने लगातार हिंदुओं की तरफ से भी और मुसलमानों की तरफ से भी लोगों के अंदर जो नेता थे जहर भर रहे थे, है ना। लोगों को शांत करने की जगह लोग अपने लोगों को भड़का रहे थे कि भैया अभी कर लो जो करना है, बाद में नहीं होगा, इसको यहाँ से निकाल देना है। वो जहर, जैसे मैंने आपको बोला, ये जहर जो है ना धीरे धीरे बन के थोड़ा थोड़ा जहर बाद में बहुत बड़ा नुकसान दे जाता है। और ये आप सीन देख रहे हैं, ये इंडिया में पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। ये पुराना किला दिल्ली का है, उस पर बैठा हुआ लड़का है और ये सारे टेंट लगे हुए हैं,
और ये पाकिस्तान से यहाँ पे आए हुए हिंदू लोग हैं। इसी तरह से इंडिया से पाकिस्तान जो गए थे हिंदू मुसलमान, उनका भी यही हाल था। और ये थे वो मिस्टर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, है ना। इन्होंने इस देश को, पंजाब को 2 हिस्सों में बांटा। पाकिस्तान का बॉर्डर बनाने वाले व्यक्ति ये थे, और इन्होंने खुद रिग्रेट किया इस बात को, खुद अपने बात माना कि भैया ये जो काम कई सालों में पूरा होना चाहिए था, वो मुझे 5 हफ्तों में ही करने को बोला पड़ा, इतनी जल्दी करना पड़ा, जिसकी वजह से एक गड़बड़ हुई। और जो मुझे नक्शे दिए गए, जो मैंने नक्शे प्रयोग करे, वो भी आउटडेटेड थे, पुराने थे। उसका जो चार्ट था वो ठीक नहीं था, उसमें जनसंख्या का जो बताया गया था कहाँ कितने हैं वो ठीक से नहीं बताया था। इसकी वजह से बहुत दिक्कतें हो गई। तो ये थे सर जॉन, पंजाब को बांटने वाले, जिनकी वजह से इतना बड़ा मैसेकर हुआ। तो हमारे को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मेरे को तो जो मिला। हमें सोचना चाहिए इसका एंड रिजल्ट क्या आएगा, है ना, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, हमें सोच के करना चाहिए काम। तो इन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, पर नुकसान हो गया। और इसके साथ साथ क्या हुआ, और समस्या क्या थी, इसको बांटना बड़ा मुश्किल काम था देश को। क्यों मुश्किल था? क्योंकि बहुत सारे हिंदू और मुसलमान आपस में प्यार से रहना चाहते थे। यह नहीं थी कि सारे दुश्मन थे, सारे बेवकूफों की तरह एक दूसरे को मारना चाहते थे, ऐसा नहीं था। बहुत से लोग चाहते थे कि हम शांति से एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। और कई लोग तो जब बॉर्डर बना दिया गया दोनों का, तो कई जगह ऐसी थी जहां पे हिंदू ज्यादा थे, और कई जगह ऐसे थे जहां पे मुसलमान ज्यादा थे, पर था वो इधर, है ना। तो वो इनमें ये प्रॉब्लम होगी। और वो चाहते थे, इतने सालों से, कई 100 सालों से एक साथ रह रहे थे, एक दूसरे के दोस्त थे, मित्र थे, पड़ोसी थे, एक दूसरे के साथ देते थे दुख मुसीबत में। आज वो दुश्मन हो गए, तो इनको कैसे अलग किया जाए, ये भी एक बड़ी समस्या थी। तो ये सारी समस्याएं थी जिसकी वजह से ये हुआ। अब मैं आपको एक चीज और जनरल नॉलेज की बता देता हूँ साथ में। इंग्लैंड जब इंडिया को छोड़ के गया, है ना, तो आप सोचेंगे कि भैया आखिरी अंग्रेज कौन गए होंगे, आखिरी सबसे लास्ट में कौन। जैसे अभी अफगानिस्तान में हमने देखा था, एक अमेरिकन आदमी को दिखाया गया, आखिरी आदमी, उसकी फोटो बार बार दिखा रहे थे कि भाई ये आखिरी अमेरिकन है जो अफगानिस्तान छोड़ के जा रहा है। उसी तरह से अंग्रेजों की ये आर्मी का आखिरी रेजिमेंट थी, इन्फेंट्री, लाइट इन्फेंट्री। इसका नाम है समरसेट लाइट इन्फेंट्री। याद कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जनरल नॉलेज के लिए, है ना। इसकी 1st बटालियन ऑफ समरसेट लाइट इन्फेंट्री, ये आखिरी ब्रिटिश रेजिमेंट थी, जो कि 28 फरवरी 1948 में, है ना। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, 28 फरवरी 1948 में, है ना, काफी साल के बाद, अगले साल में ये यहां से जाने वाली आखिरी रेजिमेंट थी, है, सर समरसेट लाइट। और ये हमारे देश में बहुत पहले आई थी, है ना। इसको आप देखिए 1822 में इंडिया में आई थी ये रेजिमेंट। तो इतने साल इंडिया में 28, ये कई बर्मा वॉर भी लड़ी, अफगान वॉर भी लड़ी। अफगान वॉर के ऊपर एक बड़ा जबरदस्त आप सेशन है, आप कभी सुन सकते हैं। और रिवोल्ट हुआ 1857 का, जो हमारे देश में जो बगावत हुई थी, उसके विरोध भी इस रेजिमेंट ने बहुत काम किया था, इस समरसेट लाइट इन्फेंट्री। तो ये आखिरी ब्रिटिश रेजिमेंट थी जो भारत को छोड़ के गई, बॉम्बे से गई थी, है ना। गेटवे ऑफ इंडिया के पास से जहाज में बैठ के ये लोग वापस गए थे। अब जब देश आजाद हो गया, बाउंड्री तो बांट दी आपने, अब जो आर्मी थी उसका क्या करोगे भाई? आर्मी भी तो एक साथ थी, एक ही देश थी, तो आर्मी को भी 2 हिस्सों में बांटना था। तो उस समय जो देश की आर्मी थी उसको बांटने का काम इन महाशय को दिया गया, जिनका नाम था मार्शल क्लाउड ऑकिनलेक है। ऑकिनलेक क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, पढ़ सकते हैं, ऑकिनलेक इनका नाम था, क्लाउडे। तो ये फील्ड मार्शल थे उस समय अंग्रेजों के। इनको बोला गया भाई आर्मी को भी आप हिंदुस्तान को, इंडिया को तरफ इंडिया के आर्मी दे दो, उधर पाकिस्तान की आर्मी उनको भेज दो। तो इंडिया की तरफ जो कुछ लोग अंग्रेजों की आर्मी के यहाँ रुक गए, है ना, ताकि सब चीज सेट हो जाए। तो इंडिया की आर्मी का जो चीफ था उस समय, जो ब्रिटिश आर्मी की तरफ से था, उसका नाम था रॉबर्ट लॉकहार्ट। ये रॉबर्ट लॉकहार्ट थे हमारी देश की इंडियन आर्मी का चीफ, पहला चीफ अंग्रेजों का। इंडियन आर्मी, इंडियन नहीं, जो अंग्रेज हिंदुस्तानी था, वो थे हमारे फील्ड मार्शल करियप्पा, है ना। तो इंडियन आर्मी का पहला चीफ इंडियन आजादी के बाद ये करियप्पा थे। ये अंग्रेजों के आर्मी में पहले ऐसे हिंदुस्तानी थे जिन्होंने एक यूनिट को कमांड किया, क्योंकि अंग्रेज जो थे हिंदुस्तानियों के हाथ में कमांड नहीं देते थे।
पर करियप्पा एक ऐसे अफसर थे, इतने टैलेंटेड थे कि अंग्रेजों ने 1942 में इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया एक आर्मी यूनिट का। यहाँ तक कि अयूब खान जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे वो भी इनके नीचे काम कर चुका था, है ना, जब देश एक था। और हम देखते हैं कि ये हमारे देश के पहले चीफ थे आर्मी के। और पाकिस्तान की तरफ जो रुके, जो चीफ बने पहले पाकिस्तान के आर्मी के, जो अंग्रेजों की तरफ से जब तक देश को बंटवारा और ये आर्मी का बंटवारा ना हो जाए इसकी देखभाल करने के लिए, वो ये थे सर फ्रैंक, ठीक है। और ये हमारे हिंदुस्तान के रॉबर्ट लॉकहार्ट। तो ये दोनों को अपने ये दोनों देशों का संभालने को दिया। और जो आर्मी थी उसको भी बांटा गया, है ना, उसको भी बांटा गया। जैसे कि 19th लांसर्स एक यूनिट थी, करीब 2,60,000 आर्मी में सिपाही थे उस टाइम। इसमें हिंदू ज्यादा थे, सिख भी थे, और करीब 1,40,000 मुसलमान भी थे। तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना था। अब इस यूनिट को तोड़े कैसे? अब देखिए 19th लांसर्स जो है ये आज भी पाकिस्तान में है, ठीक है। 19th लांसर्स रेजिमेंट जो है पाकिस्तान में आज भी है। और हमारे देश में ये स्किनर्स हॉर्स जो है इसमें आधे मुसलमान थे। स्किनर्स हॉर्स आज भी हमारे देश में रेजिमेंट है। आज भी घोड़ों पे तो नहीं चलते, अब इनको टैंक मिल गए हैं, है ना, ये टैंक चलते, टैंक रेजिमेंट है, पर ये स्किनर्स हॉर्स के नाम से फेमस है। और इसी तरह से जो जाट और राजपूत और सिख जो उधर थे उनको पाकिस्तान से इधर लाया गया, इधर इंडिया में ट्रांसफर कर दिया गया। और जो यहाँ के मुसलमान थे उनको बदले में वहां भेज दिया गया। अब बीच में एक और आगे ये देखिए, ये जो स्किनर्स हॉर्स है ना, ये बड़ी फेमस, बड़ी मजेदार बात है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको। स्किनर्स हॉर्स इस आदमी के नाम से था। ये एंग्लो इंडियन था। देखिए ये पूरा अंग्रेज नहीं है ना, इसकी शक्ल में हिंदुस्तानी रंग दिख रहा है आपको, सांवला रंग है, पर इसका बाप जो था वो अंग्रेज था, है ना, और इसकी माँ जो थी वो इंडियन थी। तो ये एंग्लो इंडियन था। और ये शुरुआत में आया था जब अंग्रेजों से का भारत में अच्छा दबदबा चल रहा था और शुरू की लड़ाइयां चल रही थी। ये उस समय यहाँ आया था मराठा एम्पायर के टाइम में। तो इसको सिकंदर साहब के नाम से जाना जाता था। बड़ा फेमस आदमी था। और इसने कई, देखिए हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं। अब जब यहाँ से आप चलते हैं बहादुरगढ़ की तरफ से, दिल्ली की तरफ से बाहर चलते हैं हरियाणा में, तो हांसी एक जगह आती है, हिसार के बाद हांसी में इसने वहां पे जब इसको बाहर निकाल दिया गया, इसको हटा दिया गया था, तो कौन सी मैं भूल रहा हूँ, उसको वहां से निकाल दिया गया। तो फिर ये इसने जाके हांसी में अपनी खुद एक रेजिमेंट खड़ी करी जिसका नाम स्किनर्स हॉर्स था, फर्स्ट स्किनर्स हॉर्स। और ये बड़ी फेमस यूनिट रही, आज तक हमारी आर्मी में है कि ये है वो स्किनर। और इसने ये सेंट जेम्स चर्च दिल्ली में एक बड़ी फेमस है, चांदनी की अपने कश्मीरी गेट पे ये चर्च है, जो कि दिल्ली का सबसे पुराना चर्च है। और ये चर्च भी इसी स्किनर ने बनाया था, जेम्स स्किनर ने, ठीक है। ये मैं जस्ट जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार लड़ाई में गया था ये टोंक राजस्थान में, वहां पे इसको चोट लगी और ये गिर गया और इसको मरने वाला हो गया। तो इसने कहा अगर मैं बच गया तो मैं एक चर्च बनवाऊंगा। तो ये बच गया। तो इसने उस जमाने में 95,000 अपने जेब से 95,000 रुपए दिए। उस समय 95,000 मतलब बहुत बड़ी कीमत है, सोच सकते हैं कितना बड़ा एक चर्च उसने बनाया है। और ये ओल्डेस्ट चर्च ऑफ दिल्ली है। इसकी कबर भी इसी के पीछे है, अगर आप कभी जाएं तो देख सकते हैं। ये सेंट जेम्स चर्च ये स्किनर्स नहीं बनाए, जस्ट फॉर जानकारी। अच्छा, अब देश की आर्मी जो बट रही थी तो उसमें गोरखा रेजिमेंट, गोरखाओं के ऊपर अंग्रेजों का बड़ा दिल आ गया था, क्योंकि इन्होंने हर वॉर में गैलेंट्री का काम किया, जबरदस्त काम किया। अफगान वॉर हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 1 में हो, चाहे वर्ल्ड वॉर 2 में हो, अंग्रेजों ने उनका दिल जीत लिया था। 1857 में तो अगर गोरखा रेजिमेंट नहीं होती तो शायद अंग्रेज बचते ही नहीं। दिल्ली का जो जब तक कि वो बाहर से मदद लेके वापस आए तब तक अंग्रेजों को बचाने के लिए, और यहाँ दिल्ली में उनको जो बगावती लोग थे, उनको हमारे देश के जो आजादी के लोग लड़ रहे थे उनको रोकने के लिए ये गोरखा ही थे, है ना। ये जो पहाड़ी है, पहाड़ी जहाँ पे अंग्रेजों का जो आजकल बड़ा हिंदूरा हॉस्पिटल है, वहां पे ये अंग्रेजों ने इन कुछ गोरखाओं की वजह से हजारों लाखों की जो जिहादी और हम वहाबी और जो हमारे देश के जो आजादी की लड़ाई कर रहे थे बहादुर जफर की तरफ से, उनको कुछ ज्यादा भी नहीं थे, कोई 100 के करीब भी होंगे मुश्किल से, इन्होंने उनको आगे नहीं आने दिया ये गोरखाओं ने। तो इसका बड़ा दिल जीत लिया था। तो अंग्रेज लोग इनको अपने साथ लेके चले गए। उस समय हुआ क्या कि कुछ जगहों पे, क्योंकि इंग्लैंड का राज और भी दूसरे देशों में था, तो उन्होंने क्या किया था,
यहाँ से कुछ सिल्लियों को वहां ले जाके सैनिकों को अपने लिए रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, हमारे तुम्हारे ये जो गोरखा रेजिमेंट है ये हमने तुम्हारा डिप्लॉय कर रखी है, और वो तो अब आएगी आराम से, धीरे धीरे आएंगे, भेजेंगे, ऐसे करेंगे, या उसको बांट लो। तो हुआ क्या कि गोरखा रेजिमेंट को बांट दिया गया। आज भी 2nd, 6th, 7th और 10th रेजिमेंट जो गोरखा की है वो इंग्लैंड में है, हमारे पास नहीं है। हमारे पास 1, 3, 5 है ना, 8, 9 ये हमारे पास है, हमारे देश में है। बाकी जो बीच की मिसिंग है वो अभी भी वहां है ना। उसके बाद हमने भी और बढ़ाई हैं, और इंग्लैंड ने भी कुछ और रेजिमेंट वहां पे और खड़ी करी, बटालियंस इनकी गोरखा। तो गोरखा रेजिमेंट को ऐसे बांट दिया गया, स्किनर्स हॉर्स को बांट दिया गया, 19 लाइट इन्फेंट्री को बांट दिया गया। इस तरह से आर्मी को भी 2 हिस्सों में बांटा गया। अब उसके बाद क्या हुआ, नेहरू जी ने बोला भैया अब हमारा देश आजाद हो गया है, पर हमारे को अपनी आजादी के लिए हमारे को एक प्रॉपर एक सिंबल चाहिए, आजादी का एक सिंबल कि हम आजाद हो गए है ना, एक अचीवमेंट, हमने एक बड़ा जो ये जीत ली है। उन्होंने एक बड़ा भाषण दिया, बोला कि जब तक कि हमारे देश में से भूख मरी और ये नंगापन, कपड़े नहीं है, हमारी जरूरतों के हिसाब से हमारे पास सामान नहीं है, जब तक हर आदमी, हर देश का हर बच्चा, उसके पास बराबर का मौका नहीं मिलता, तब तक हम नहीं कहेंगे कि हमें पूरी आजादी मिली, और हमारे को इसके लिए प्रयास करना है ना, ये नेहरू जी ने बोला। और इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं नेहरू जी को कि भैया, पर ये जो सोच लेके उस समय देश चला है ना, जो हम आज उसको उसका फल देख सकते हैं। और ये चीज उन्होंने बोला हमें एक प्रॉपर सिंबल चाहिए इसके बारे में। तो उन्होंने एक कमेटी बिठाई कि भैया एक झंडे को तैयार किया जाए अब, जो कि डिसाइड करे कि हमारा झंडा अब कैसा होना चाहिए, क्योंकि अब तक हमारे पास कोई प्रॉपर झंडा नहीं है। अब हमारा देश आजाद हो गया, अंग्रेजों ने आजाद भी दे दिया, हमारे पास झंडा नहीं बना अभी तक। तो उन्होंने क्या किया, कमेटी बिठाई, ठीक है ना। ये 23 जून 1947 को ये कमेटी बैठी। इस कमेटी में कई लोग थे है ना, और इनका काम ये था कि हम इस झंडे को तैयार करें। तो उसमें कमेटी में थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये जो याले शख्स हैं है ना, इनके बारे में मैं इसलिए फोटो दिखा रहा हूँ, हम भूल जाते हैं। हमारे ये मौलाना आजाद का नाम सुना है, पर वो शक्ल कैसी थी, वो कौन थे, कुछ पता नहीं हम लोगों को। ये हमारे देश के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और इनको इसलिए याद किया जाता है, बड़ा आदर किया जाता है, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई की क्या इंपॉर्टेंस है उसको इंडिया को समझाया उस समय लोगों को, कि इंडिया को कितनी जरूरत है इस पढ़ाई की। अगर हमारा अब आजाद हो गए, अगर हमारे को अब उस स्तर तक जाना, ऊपर आगे बढ़ना है, तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। इसलिए इनके बर्थडे को नेशनल एजुकेशन डे के नाम से जाना जाता है। टीचर्स डे तो आप जानते हैं किसके नाम से है, देखेंगे कौन बताएगा लास्ट में। और नेशनल एजुकेशन डे, ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, तो एक शख्स ये थे जिन्होंने किया। दूसरी थी सरोजनी नायडू है ना, इनको भारत की नाइटिंगेल ऑफ इंडिया की, भारत कोकिला की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि बहुत पोएट्री का शौक था इनको है ना, बहुत पोएट्री पोएम्स लिखती थी, छोटी सी थी। और इंग्लैंड से पढ़ के जब आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे आजादी की लड़ाई, तो गांधी जी से बहुत इंस्पायर हुई। फिर उन्होंने बोला कि मैं भी आजादी में, तो ये पहली भारत की लेडी प्रेसिडेंट बनी थी, लेडी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस की, नेशनल इंडियन कांग्रेस की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी 1925 में, ठीक है। तीसरे शख्स थे राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी, ये भारत के लास्ट गवर्नर जनरल थे, जो और पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे, क्योंकि आखिरी गवर्नर जनरल जो अंग्रेज थे वो हम देख रहे हैं कि वो अभी नाम भूल गया, मैं बताता हूँ देखिए कितनी जल्दी नाम भूल जाते हैं ना जरा सी उसमें। हाँ, माउंटबेटन जी, देखिए माउंटबेटन जी, माउंटबेटन जो थे वो आखिरी अंग्रेज थे हमारे देश के गवर्नर जनरल, और सी राजगोपालाचारी जो थे वो पहले इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, ठीक है। और ये पहले रेसिपेंट थे। अगर आपसे पूछा जाए कि वे पहला भारत रत्न किसको मिला, तो सी राजगोपालाचारी को पहला भारत रत्न का अवार्ड मिला था, ठीक है। चलो, यहाँ ये भी इसमें थे। फिर चौथे शख्स थे हमारे कन्हैया लाल माखनलाल मुंशी, इसके नाम से एक स्कूल है ये इंडिया गेट के पास, ये स्कूल है भारत विद्या मंदिर, ये इन्होंने ही बनवाया था है ना। बहुत अच्छा स्कूल है, हम कई बार इसके यहाँ से घूम के जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये भी एक बड़े, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इनको बनाने वाले थे कन्हैया लाल
मानिकलाल मुंशी, ठीक है, इन्होंने इसको बनाया। और आखिरी बंदे थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। इस कमेटी ने बैठ के ये जिन्होंने, हम जानते हैं इनको किस तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन्होंने लिखा था, ठीक है। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब झंडा हमारा ये होना चाहिए, चरखा नहीं होना चाहिए, ऊपर केसरिया रंग होना चाहिए, बीच में व्हाइट रंग होना चाहिए, नीचे हरा रंग होना चाहिए, बीच में एक चरखा होना चाहिए। और ये चरखा कहां से लिया उन्होंने, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अशोक चक्र, अशोक के स्तंभ से इस चक्र को लिया गया। और गांधी जी बड़े नाराज थे इस बात से कि भैया मेरा चरखा क्यों हटा रहे हो तुम, मेरा चरखा रहना चाहिए देश में, इस फ्लैग में। पर नेहरू जी ने इसकी टेक्निकल प्रॉब्लम बताई कि उन्होंने बोला ये झंडा दोनों तरफ से एक साथ दिखना चाहिए, है ना। अगर हम इस तरफ चरखा बना देंगे और उसका जो, जैसे ये चरखा देखिए, चरखा जो होता है उसका जो पीछे वाला हिस्सा है जहां पे वो धागा बनेगा वो ऐसे आ जाएगा, और जब हम उस तरफ से देखेंगे तो वो चरखा जो इसका ये इधर हो जाएगा और वो दूसरी तरफ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जो है दोनों तरफ से देखने से ये उल्टा लगेगा, इसलिए उन्होंने कहा कि ये चीज जो है कामयाब नहीं हो पाएगी, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इस वजह से हमारे को ये चरखा लगाना पड़ेगा। तो वो मान गए। और इस तरह से 1947 में हमारा 22 जून 1947 को हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने इस झंडे को अपना नेशनल फ्लैग करके सिलेक्ट किया। इस कमेटी ने, जो जिसमें 4-5 बंदे मैंने बताए, इन्होंने इस झंडे को सिलेक्ट किया और इसको बोला कि ये आज से हमारा झंडा। और ये धर्म चक्र जो है यहाँ आप यहाँ देख रहे हैं, अशोका के इसमें से पिलर में से इसको लिया गया और इसको बोला गया कि ये भैया चलते रहना, जीवन है, रुक जाना मृत्यु है, जब तक आदमी चल रहा है वो जीवित है। तो इसके जो 22, इसमें 24 इसके स्पोक्स हैं, है ना, 24 इसके ताड़ियां हैं। ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, भैया इसमें चक्र में कितने ताड़ियां हैं, तो 24 हैं। और ये सब जो हैं एक एक अच्छे चरित्र के जो भाते हैं उसको बताता है, साहस, धीरज, शांतिपूर्ण, दयालु, भलाई, भक्ति, इस तरह से सारी चीजें इसमें हैं जो एक हमारे देश के इसको समझाती है। और ये उस समय का एक फ्लैग अखबार का एक क्लिपिंग है, ये मेरे को मिली, मैंने कहा आपको भी दिखा दूं। जिस दिन हमारे देश में झंडा सिलेक्ट किया गया तो ये न्यूज़पेपर में खबर आई थी, फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत के देश का आजादी का झंडा है, और यहाँ पे उसको बीच में झंडे को लगाया गया। और ये कुछ नहीं, जो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का झंडा था वो ही झंडा था, सिर्फ इसमें से चरखा हटा के अब इसमें ये पहिया लगा दिया गया। तो ये एक हमारा, और ये झंडा का जो श्रेय जिसको जाता है, बनाने वाले का श्रेय, ये भी एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि भैया इंडियन नेशनल फ्लैग को बनाने वाला कौन बंदा था, तो वो है पंगाली वेंकैया, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि पंगाली वेंकैया, आप याद रखिए, इस आदमी ने महात्मा गांधी को ये झंडा दिया था। खैर उस झंडे में ये चरखा नहीं था, ये चक्र नहीं था, पर इस चक्र को, बाकी सब कुछ, ये रंग और ये सब, ये इन्होंने डिजाइन किया था, और ये कमेटी ने बाद में इसमें चरखा डाल दिया गया। अब इसका जो लाल सैफरन कलर है ऊपर का, वो बताता है सैक्रिफाइस, बहादुरी, अपने आप की चिंता नहीं करना, अपने देश के लिए बलिदान होना। सफेद झंड जो रंग है वो दिखाता है सच्चाई को, हरा रंग दिखाता है कि विश्वास को, फर्टिलिटी को, उपजाऊपने को, और चक्र बताता है जीवन को, ठीक है। और ये चीज और बता दूं आपको, ये भी एक रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा नेशनल फ्लैग, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फैलाने वाले व्यक्ति भी जवाहरलाल नेहरू ही थे। ये 17 साल तक, 1947 से जब प्रधानमंत्री बने और 1964 तक, जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई, तब तक ये प्रधानमंत्री थे भारत के, और 17 साल रहे। तो 17 बार इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज किया, इन्होंने फहराया, ध्वजारोहण किया। तो ये एक रिकॉर्ड है ना। आपसे पूछे भैया सबसे ज्यादा किसने राष्ट्रीय ध्वज को इंडिया के फैलाया लाल किले पे, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या क्या चीजें इसमें साथ, झंडे के साथ और होती हैं। तो जब ये पहले था कि खादी का होना चाहिए साहब झंडा, है ना। खादी मतलब हाथ से बने हुए धागे से होना चाहिए, चाहे रेशम का धागा हो चाहे कॉटन का हो, तो ये इससे बना हुआ होना चाहिए। और पहले था कि भैया सिर्फ राज्य ऑफिसों के ऊपर ही झंडा फहराया जा सकता है, पर नवीन जिंदल ने एक केस किया था, उसके बाद ये कोर्ट ने कहा कि कोई भी आदमी जो प्रॉपर तरीके से, इज्जत के साथ इसको प्रॉपर तरीके से अगर कहीं लगाना चाहता है, स्कूल में, चौराहे पे, अपने घर के ऊपर, तो लगा सकता है। इसकी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से जो इसके कायदे कानून है उसको फॉलो करके कोई भी लगा सकता है। अच्छा, एक और मैं आपको बड़ी मजेदार बात बता देता हूँ जल्दी से। ये कालीकट के पास, ये इधर तो केरला है हमारा, और ये हमारे लक्षद्वीप आइलैंड्स है, ठीक है। आधे घंटे का फर्क, जो कहते हैं ना भैया समय क्या है यार, चलो कल कर लेंगे, उनके लिए मैं एक बात बताना चाहता हूँ।
देखिए ये सारे जो आइलैंड्स थे ना लक्षद्वीप के, इनको पहले बोला जाता है लक्काडाई, मिनिकॉय और अमिनी दीवी आइलैंड्स करके इनको बोला जाता था, ठीक है। और ये ना इंडिया का थे ना पाकिस्तान के थे, और इसको कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था। आप सोच लीजिए 1947 में देश आजाद हो गया और 1956 तक इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। 1956 में जल्दी से कुछ इंफॉर्मेशन आई, ये क्या हुआ, हमारे देश के सेना गई और यहाँ पे उन्होंने झंडा फहरा दिया, ये हमारे एरिया। आधे घंटे बाद पाकिस्तानी नेवी भी वहां पहुंच गई, और अगर हम आधे घंटे लेट पहुंचते तो वहां पाकिस्तान वाले पहले पहुंच के अपना झंडा लगाते थे, उसके बाद लड़ते रहते हैं, कोई लड़ तो फिर आजादी भाई हमने लिया तुमने लिया, हमारा इलाका है, ये झगड़ा हो। हमने पहले आधे घंटे पहले पहुंचे थे सिर्फ है, और यहाँ पे इन्होंने लक्षद्वीप को अपने देश का हिस्सा बनाया। तो अभी एक बड़ी मजेदार बात है जो आपको बताता हूँ। अच्छा, अब जो राष्ट्रीय फ्लैग को जलाना, किसी देश के राष्ट्रीय फ्लैग को विरोध करने में हम देखते हैं बहुत दफे जला देते हैं, तो ये एक तरह से एक सिंबॉलिक एक्ट है, मतलब एक चिन्ह के रूप में हम दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारा विरोध करते हैं। तो किसी देश का झंडा जलाना वैसे बड़ी गलत बात है। अगर आप झंडा जलाते हैं किसी का देश का, तो इसका मतलब आप एक उस देश का विरोध कर रहे हैं। फिर ये चीज नहीं होनी चाहिए कभी भी कि किसी देश का झंडा किसी देश के नीचे हो जाए। जैसे एक पोल पे दो झंडे, ऊपर मैक्सिको का झंडा है, नीचे अमेरिका का झंडा। ये अमेरिका में एक केस हो गया था, किसी ने अपने होटल के ऊपर ऐसा लगा दिया, पर वो विरोध करने के लिए ही उसने कुछ लगाया था, पर इसको जल्दी से जल्दी वहां से हटाया गया, उतारा गया, और उसके ऊपर जो भी कार्रवाई करनी गई थी। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक झंडे, दो देश के झंडे एक फ्लैग एक पोस्ट पे लगा दिए जाएं, ये कानून है, ठीक है। पहला मैंने आपको बताया कि जलाना उसको गलत है। दूसरा मैंने बताया एक पोल पे दो फ्लैग नहीं लग सकते। तीसरा मैं आपको बता रहा हूं कि ये कभी भी किसी भी झंडे से नीचे नहीं हो सकता। अगर और झंडे लगे हैं किसी और चीज के, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आर्मी के झंडे लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं, इन सब झंडों से ऊपर हमारे देश वाला झंडा, बीच में हाइट ज्यादा है। ये झंडा कभी इसके लेवल में नहीं आ सकता। अगर दूसरे देश के झंडे हैं उसके सेट में लेवल में आ सकता है, पर अगर हम कोई और किसी राजवाड़े का झंडा है, किसी और चीज का झंडा है, उसको राष्ट्रीय फ्लैग के बराबर में नहीं रख सकते, ना उसके ऊपर रख सकते। बराबर की तो बात छोड़ो, ऊपर बराबर ऊंचा तो रख ही नहीं सकते, ठीक है। एक चीज ये है। और अगर सारे झंडे लगे हुए हैं तो सब झंडे एक ही साइज के होने चाहिए, और जिस देश में फंक्शन हो रहा है सबसे मुख्य पहला खंभा उसका होगा, जिस देश में फंक्शन हो रहा है उसको पहला आदर उसका होगा, पर झंडों की हाइट एक ही होगी, ठीक है, सारे पोलों की हाइट एक ही होगी। तो ये एक बड़ी आदर की बात है। और कभी भी दो झंडे एक पोल पे नहीं हो सकते। जैसे मैंने आपको बताया, अगर दो झंडे एक पोल पे लगा रहे हैं, देखिए जैसे ये कोई देश का झंडा नहीं है, वहां तो मैंने आपको दिखाया था ये दो देश के झंडे थे, ये तो बिल्कुल ही गलत बात हो गई। पर यहाँ पे ये जो है एक देश का झंडा नहीं, झंडा तो अमेरिका का ही है, उसके नीचे कैलिफोर्निया का एक छोटा सा अपने स्टेट का उसने झंडा लगाया। तो ये कायदे से होता है कि नेशनल फ्लैग ऊपर ही रहेगा। हमारे देश में भी कोई झंडा, हमारे देश का झंडा ऊंचा रहेगा, और कायदे से कोशिश तो ये होनी चाहिए कि दो पोस्ट अलग अलग बनाई जाए, दोनों झंडों के लिए अलग अलग पोस्ट होने चाहिए, फ्लैग पोल, ठीक है। एक पोल पे दो फ्लैग नहीं लगाने चाहिए। और क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्या क्या नहीं करना चाहिए उसमें देखिए। आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप अपने घर पे लगा सकते हैं, अपने कैंप में लगा सकते हैं, अपने कॉलेज के ऊपर लगा सकते हैं, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, आप किसी भी पब्लिक, किसी भी अच्छे फंक्शन के दिन में नेशनल फ्लैग को अपनी जगह आप अपने घर पे लगा सकते हैं। पर इसमें ये ध्यान रखना है कि क्या क्या आपको क्या नहीं करना, वो बात का बड़ा ध्यान रखना है। जैसे हमारे देख रहे हैं, हमारे ऑफिस के थे पहले कासिम जी, उनकी फोटो है वो तिरंगा उन्होंने अपने घर पे लगाया है। ये तो उन्होंने मुझे भेजी थी, तो मैंने कहा इनकी फोटो ही लगाई जाए, क्योंकि आप भी अपने घर पे लगा सकते हैं। पर यहाँ देख रहे हैं आप, पूरे इज्जत के साथ और तरीके से फहराया गया झंडा है, इस तरह से आप भी लगा सकते हैं। और क्या नहीं कर सकते आप झंडे के साथ, तो आप ये देख लीजिए, झंडे को कभी उल्टा नहीं करना है। लाल रंग नीचे नहीं होगा, ग्रीन रंग ऊपर नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, किसी झंडे को किसी कपड़े की तरह अपने पर्सनल फायदे के लिए या कम्युनल गेन के लिए अपने उसका आप कपड़े बना के ओढ़ना बन के नहीं पहन सकते। आप उसका कुर्ता पजामा बना के पहन रहे हैं, नहीं, गलत है, ठीक है। नेशनल फ्लैग को अगर किसी बिल्डिंग पे है या कहीं है, तो उसको सनसेट, सूरज डूबने के साथ साथ उसको उतारना है, सूरज चढ़ते समय उसको चढ़ाना है,
ठीक है। पर अभी है जैसे अगर आप उसको अगर सही जगह पे है, उसका कोई खराब नहीं करेगा तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। अब ये रूल भी आ गया है। दूसरी बात, झंडा कभी जमीन पे टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। पानी में, जमीन में टच नहीं होना चाहिए। ना इसको आप अपनी गाड़ी पे लपेट सकते, ना अपनी बोट पे बांध लो, जहाज पे लगा लो, ये सब नहीं है, इसके साथ कर नहीं सकते आप, ठीक है। और ये किसी दूसरे झंडे से नीचा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी इसके ऊपर ट्राई कलर के ऊपर कोई ट्राई कलर झंडा लगा हुआ उसके ऊपर आप कुछ रख दें, वो नहीं कर सकते, ठीक है। इसको आप कोई अपनी सजावट के लिए कुछ दिखाने के लिए नहीं कर सकते। आप इसको क्या कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी डिप्ड टू सल्यूट एनी अदर पर्सन। अगर कोई सामने जैसे राष्ट्रपति जा रहा है, कोई जा रहा है, झंडा को सल्यूट करके नीचे करके उसको सल्यूट करने के लिए नहीं दे सकते। राष्ट्रपति से भी बड़ा वो झंडा है, तो वो झंडा किसी के सामने झुकेगा नहीं, ये चीज एक बड़ी बात है, ठीक है। और इसको क्या कहता है, इसको डैमेज फटे हुए झंडे को आप कभी नहीं लगा सकते। आप अपने घर पे लगाएं, कहीं पे भी लगाएं, तो ये झंडा डैमेज झंडे को आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और जो भाषण दे रहा है अगर उसके ऊपर झंडा तिरंगा लगा दिया, नहीं कर सकते, ठीक है। और इस तरह से और भी बहुत सारी बातें हैं जो उसको हम नहीं कर सकते। और एक छोटी सी क्लिप मैं दिखा रहा हूं आपको जो हमें सीखनी चाहिए, जो हम मैं देख रहा था तो मुझे भी लगा कि हम लोग को ये जरूर देखना चाहिए। देखिए इसको, वहां से दिखाता हूँ। अमूमन हम लोग अपने देश में ऐसा देखते हैं होता हुआ। बैठ। यार क्या कर रहे हो? एक मिनट रुको तो सही यार, ये झंडा निकाल देता हूँ। यार जल्दी करो, लेट हो रहा है। बस 2 सेकंड, इसे निकाल देता हूँ। 15 अगस्त बीते 3 दिन हो गए, अब अजीब सा लगता है बाइक में लगा। ओह सॉरी बेटा, वो सफाई अभियान वो एक्चुअली क्या है ना कि मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ ना, इसलिए इसको डस्टबिन की जगह यहीं फेंक दिया, वरना डस्टबिन में फेंकता। नहीं अंकल, डस्टबिन नहीं, इसे तो गंदे वाली नाली में जाके फेंकना चाहिए, है ना। क्योंकि अब तो ये बस एक कागज का टुकड़ा है। इसकी इज्जत बस 15 अगस्त और 26 जनवरी को रहती, और सोसाइटी में भी तो दिखाना है कि हम लोग देशभक्त थे, है ना। इसलिए खरीद कर अपनी कार और बाइक पर लगा देती हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी निकल जाने के बाद इसको तो बाइक और कार पर लगाने में शर्म आती है, अजीब लगता है ना। अंकल मैं छोटा हूँ, इसलिए एक छोटी सी बात बोलूँ, अगर आप इसकी इज्जत नहीं कर सकते तो इसे ऐसे फेंककर बेइज्जत भी मत करो। ये हम हिंदुस्तानियों की शान है, हमारी भी शान है, ये हमारा तिरंगा है। तो हम देख रहे हैं कि कई बार हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को तो झंडा बड़ा गाड़ियों में बांध के घूमते हैं और बस उसके बाद उसे फेंक देते हैं ना। तो ये एक सबक है हमारे लिए। और यहाँ हमारा आज का ये सेशन और ये राष्ट्रीय फ्लैग के ऊपर और देश की आजादी के ऊपर जो सेशन था वो यहाँ खत्म होता है। ठीक है, फिर सबको बाय बाय। थैंक यू बहुत बहुत आने के लिए। जितने भी आए सबका बाय नेम तो पढ़ना मुश्किल है, सबको बहुत बहुत थैंक यू है। ठीक है, बाय बाय।